Hello everyone, I hope all of you are fine and doing good. So आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटे और इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट। तो सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं कि है क्या ये ओजोन लेयर, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों अक्सर न्यूज़ में इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें न्यूज़ मिलती रहती है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू से दैट कि आपका जो है 20 अप्रैल को आपका फिर से एक मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट सेकंड, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टॉपिक्स अभी तक जितने आपने पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आप रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, सो दैट कि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें। और जिन्होंने अभी तक ये ऑलिव बोर्ड से अभी ये परचेज़ नहीं किया है वो परचेज़ करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और that will be a very good thing for all of you, right? Okay, so we'll start with today's topic, that is ozone layer and its depletion. Okay, तो ओजोन लेयर पहले हमें जानना होगा कि ये ओजोन लेयर है क्या, कहाँ पे है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर, राइट। और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों अक्सर इस ओजोन लेयर के बारे में अक्सर बातें होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। तो देखिए जी, सबसे पहली बात जो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा वो ये है कि अगर आपको मानो ये फाइल नहीं दिख रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, तो आप YouTube पे अपना जो है इस वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी इट वेरी क्लीनली। ओके, इन केस यू आर नॉट एबल टू सी इट। तो देखिए जी, पहली बात ये है कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक लेयर होता है। ओके, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक लेयर होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है कुछ लेयर्स में। जैसे देखिए, ये है जी हमारा अर्थ यहाँ पे, राइट, दिस इज़ आवर अर्थ, जिसको हम बायोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा इकोसिस्टम काम करता है। तो जो ही आप अर्थ से बाहर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो इमीडिएटली यू हैव वन लेयर दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर के बाद ही आता है आपका जी ओजोन लेयर। तो यहाँ है जी आपका ओजोन, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में है आपका ओजोन लेयर। ओजोन जो कि है इसका केमिकल कंपोजिशन इज O3, राइट। इसको कंफ्यूज नहीं करना है O2 के साथ। O2 इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए केमिस्ट्री का मतलब कितना मतलब ये है ज़बरदस्त चीज़ है। O2 मॉलिक्यूल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, राइट। बट जो ही आप एक और ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं तो इट बिकम्स ओजोन। ओके, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सम अदर रेस्पेक्ट। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सम अदर रेस्पेक्ट। वैसे तो ओजोन गैस जो है ना, ये भी पॉइजनस गैस है। अगर हमारी एटमॉस्फेयर में जमा होगा नीचे तो तब तो ये अच्छी चीज़ है नहीं। तो दैट्स वाई वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओजोन लेयर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। मानो अगर हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में आ गई ना, मतलब जहाँ पे हम अपना गैशियस एक्सचेंज करते हैं, तो देन ओजोन इज़ नॉट अ गुड थिंग, देन इट इज़ अ बैड ओजोन। तो गुड ओजोन वहीं पे ठीक है जब तक ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो राइट, तो आपने अभी तक ये जाना कि जो हमारा ओजोन लेयर है ये होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, सो देयरफॉर it is located in the earth's stratosphere that contains high concentrations of ozone. High concentrations of ozone का मतलब यहाँ पे ओजोन अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन में हमें मिलता रहता है, राइट। ओके, फाइन। So therefore it is found in the stratosphere. This is the first point that you should note down. Okay, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारा ओजोन लेयर हमें सेव करता है, हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है ना, मानो ये आपका सन है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर सन। अब सन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन से हमें मिलती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। हमें मिलती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, हमें मिलती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, हमें मिलती है विजिबल लाइट। ओके, तो सन का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक ऐसा कंपोनेंट भी है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, and these ultraviolet radiations are not good for us. They can cause cancer, skin cancer and other diseases also in human beings. Therefore ऊपर वाले ने इसका इंतज़ाम भी करके रखा है। ऊपर वाले ने रखा है ओजोन लेयर, ठीक, मानो ये एक ओजोन लेयर है,
यहाँ पे ऊपर वाले ने रखा ओजोन लेयर, जो ही ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पे आती है तो ये ओजोन लेयर इनको आगे नहीं जाने देता, यहीं पे रोक देता है। तो ऊपर वाले ने तो बंदोबस्त करके रखा है, लेकिन हमारी वजह से, इंसानों की लालच की वजह से, इंसानों के ग्रीड की वजह से हमने जो इस एनवायरनमेंट में तबाही मचाई है, उस चीज़ से हमने इस ओजोन लेयर को धीरे धीरे ख़त्म किया है। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात, अगर ओजोन लेयर वहाँ नहीं रहा तो धीरे धीरे जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगी, हम पर पहुंचेंगी, तो डेफिनेटली इट विल कॉज सम प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसीलिए आप ओजोन लेयर अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, काफ़ी सारी कंसंट्रेशन में है वहाँ पे, और हमें सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ ये मैंने आपको दिखाया है कि ये है जी हमारा मतलब ये एटमॉस्फेयर, इसके कुछ लेयर्स हैं, तो ये आप याद रखिए यहाँ पे, दिस इज़ योर ओजोन लेयर इस स्ट्रेटोस्फीयर में। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर ये मानो आपकी अर्थ सरफेस है ना, इसके ऊपर आप जाएंगे ना ऑलमोस्ट 10 to 35 किलोमीटर्स, तो यहाँ आपको मिलेगा जी ओजोन लेयर अबाउट 10 to 35 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से आपको हम अपना जो है ओजोन लेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिखना स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ है आपका ओजोन लेयर, राइट। अब देखिए जी, स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये तो हमें समझ आ गया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमें बचाता है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ऑलमोस्ट 97 to 99% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन से आती है, वो सभी एब्जॉर्ब करता है कौन, ओजोन। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा ओजोन लेयर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर मानो कि ये ओजोन लेयर है ही नहीं, in the absence of the ozone layer, what will happen? Millions of the people will be affected by the skin disease. सबसे पहली चीज़ जो होगी ना कि the absence of the ozone layer, इससे क्या होगा कि जो भी इंसान दुनिया में रहता है वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा, स्किन की बीमारी में मुब्तला होगा, इनफैक्ट जिसमें कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी भी होती है, ये पॉसिबल हो सकती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अगर ओजोन लेयर नहीं रहा या ओजोन लेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गई और साथ ही साथ में वीकन्ड इम्यून सिस्टम भी होगा, इंसान जो होंगे ना उनका जो इम्यून सिस्टम होगा, डिजीज़ से लड़ने की क्षमता, ताकत, पोटेंशियल, वो भी कम होगा जी अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज़ से, राइट। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है दे ऑल्सो अफेक्ट एनवायरनमेंट। ये याद रखिए कि ना ही सिर्फ ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होगी अकेले डायरेक्टली, साथ ही साथ में बाकी जो आपका फ्लोरा है, फौना है, एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो भी इफेक्ट होंगी। उनकी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इफेक्ट होगी। तो काफ़ी सारे नुकसानात है इस चीज़ के। फौना ऑन द अर्थ इज़ ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये है काफ़ी गंभीर सिचुएशन, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर इस चीज़ का जल्द से जल्द कोई इलाज ना निकला तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ही बहुत सारी, इतना कंसर्न चल ही रहा है, तो इसीलिए ओजोन लेयर जैसी चीज़ें, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम के लिए, राइट। तो क्या हो गया जी, क्यों है न्यूज़ में ओजोन लेयर? तो इंपॉर्टेंस तो आपने देखा, और साथ ही साथ में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ओजोन लेयर में एक ओजोन होल। इन्होंने बोला कि भाई साहब काम तो हो गया है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ सोए हुए हो, जो हमारा ओजोन लेयर इतना इंपॉर्टेंट है इसमें ऑलरेडी होल हो चुका है, ओजोन लेयर में ऑलरेडी होल हो चुका है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत तरीके से समझते हैं। वो बोलते हैं कि मानो ये हमारा एक ओजोन लेयर है, ठीक है, वो समझते हैं कि इस ओजोन लेयर में कुछ इस तरीके का सुराख या होल हो गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ गया और डायरेक्टली ये अर्थ की सरफेस पे पहुँचेगा, हमें इफेक्ट करेगा। ये तो है कॉन्सेप्ट ठीक, लेकिन ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि होल हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसा सुराख नहीं हुआ है। ओजोन होल का मतलब होता है ओजोन की कंसंट्रेशन कम होनी। मानो ओजोन लेयर में मानो 1 करोड़ ओजोन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, 1 करोड़ के मतलब ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, मानो इतने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं। अब धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, इनका नंबर कम हो गया, तो क्या होगा कि ये ओजोन लेयर अब सन के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को नहीं रोक पाएगा।
तो इसी चीज़ को कहते हैं ओजोन होल। कहते तो ओजोन होल है लेकिन होल असल में है नहीं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ एक्चुअली थिनिंग, it is actually thinning of the ozone layer. Okay, it is actually thinning of the ozone layer का थिन होना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होना इज दी ओजोन होल। तो ये बात याद रखिए, कभी स्टेटमेंट में आ सकता है, पूछते हैं एग्जाम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओजोन होल, तो आप गलती से टिक कर देंगे ओजोन होल का मतलब है इट इज अ होल इन द ओजोन लेयर। नो, इट मीन्स कि ओजोन लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो चुका है, राइट। तो जी मेन रीज़न ओजोन लेयर का जो होल होता है, होल अब हमें पता है कि व्हाट इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। एक तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा है जी लास्ट वन आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करिए, आपने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या यहाँ आप कुछ देख रहे हैं? यहाँ पे हेलोजेंस है, देखिए क्लोरो है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी है जी आपका क्लोरो। तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो हर जगह है। यही दो चीज़ें हैं जी, यही दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। अभी आपको दिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन से कि ये ओजोन लेयर को किस तरीके से ख़त्म करते हैं। तो ये आपने याद रखा ना, ये 4-5 चीज़ें की क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है। तो ये है जी चीज़ें जो ओजोन लेयर को ख़त्म करती है, राइट। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज बेसिकली व्हाट, ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल कंपाउंड। सब चीज़ केमिकल कंपाउंड से होता है। केमिकल कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है लेकिन काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं इन चीज़ों से, राइट। कंटेनिंग द गैशियस ब्रोमीन एंड क्लोरीन एटम, ये है जी आपका फंडा। ब्रोमीन और क्लोरीन एटम्स जो यहाँ से बनते हैं यही ओजोन लेयर पे अटैक करते हैं और उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको कि ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक। और ये आदि कहाँ से, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि इंसान की लालच की वजह से, क्योंकि इंसान ही तो इंडस्ट्रीज बनाता है। इंडस्ट्री तो है ज़रूरी, लेकिन ओवर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रीड, बिकॉज आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, द सोल पर्पस ऑफ द फर्म्स एंड द इंडस्ट्रीज इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में इन लोगों ने एनवायरनमेंट का कचरा बना दिया है, अनफॉर्चुनेटली। और अदर ह्यूमन एक्टिविटी, और हम भी कुछ कम है नहीं, हम लोग भी एनवायरनमेंट को आए दिन ख़राब करते रहते हैं एक एक्टिविटी से या फिर दूसरी एक्टिविटी से, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे ओजोन लेयर के डिप्लीशन, ओके। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे। देखिए जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको जानना है, जब ये क्लोरीन एटम्स या फिर ब्रोमीन एटम्स जो यहाँ से निकलते हैं इन कंपाउंड से, जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं और ओजोन लेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे, साइंटिस्ट हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। कैन यू इमेजिन इट? कैन यू सी द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन? सिर्फ एक क्लोरीन एटम की वजह से 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स ख़त्म। कैन यू इमेजिन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन? ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर इसी पेस से, इसी रफ्तार से हम क्लोरीन और ब्रोमीन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सिर के ऊपर से ओजोन लेयर की छत ख़त्म हो जाएगी, राइट। ओजोन लेयर की छत ख़त्म हो जाएगी। आपने वो देखी होगी एक मूवी, उसका नाम है शायद इलीसियम। तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग अक्सर मतलब अर्थ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अर्थ पे अब ज़िंदगी बसर करने की अब सिचुएशन नहीं है पॉसिबल, राइट। तो इसी तरह के कुछ
कॉन्सेप्ट है उस मूवी में, मुझे ऐसे ही याद आ गया। तो देखिए जी, सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन या ब्रोमीन इतनी तेज़ी से ओजोन को ख़त्म करता है जितनी तेज़ी से यह वापस बनता भी नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब तो ये है कि अभी ओजोन बना ही नहीं होगा, क्लोरीन ने उसको ऑलरेडी ख़त्म कर दिया होगा। तो ये बहुत ही सिवियरिटी सिचुएशन है। इसी सिचुएशन को देखते हुए लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा, भाई साहब आप हो कहाँ। 1987 में इनको दिमाग में आया कि ये तो है काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन, ये तो है काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो इन्होंने बनाया एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ही मशहूर प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। में क्या होता है, 1987 में आया, सारी कंट्रीज़ ने मिलके ये वादा किया, उन्होंने बोला कि भाई बस हो गया, अब हमारा यही काम है कि प्रोडक्शन और इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है इनको कम करना है, इनको मिनिमाइज करना है, इनकी कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है इसको बहुत कम करना है, सो दैट कि हम अपने इस ओजोन लेयर को बचा सके। वैसे देखने में मिला है, सुनने में भी आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब एक पॉइंट पे हमने देखा है कि हमने ओजोन लेयर को थोड़ा सेव किया है, और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है इन चीज़ों को हमने काफ़ी कम भी किया है। और एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप फिर एक बार पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे इंटरनेट में, आप थोड़ी सी और जानकारी हासिल करिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कि क्या है, कब हुआ और इसका सक्सेस क्या है, कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की। ओके राइट। तो देखिए जी, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ, अब इसका केमिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि है क्या। अभी तो केमिकल रिएक्शंस रिसेंटली ख़त्म किया है ना, तो देखिए जी क्या होता है असल में, इसमें केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व है। देखिए कॉजेज तो आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च से भी कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बाकी सारी ऐसी चीज़ें केमिकल्स भी प्रोड्यूस होती है जो कि ओजोन लेयर के लिए घातक है, खतरनाक है। कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स भी खतरनाक है। देखिए रिएक्शन देखते हैं, ये देखिए रिएक्शन क्या होती है। अब मैंने आपको बोला अभी जितने भी आपने ये सब्सटेंसेस देखे, कहीं ना कहीं इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लोरोमीथेन की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही एग्जांपल आप लिए, कोई भी एग्जांपल आप लीजिए किसी भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, किसी भी मिथाइल ब्रोमाइड की, या किसी भी ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि है ओडीएस बोले तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब ये कंपाउंड हमारी वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में दाखिल हो गया, और इतनी कंसंट्रेशन में दाखिल हो गया कि पूछो मत। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जब इस कंपाउंड पे पड़ी तो ये कंपाउंड टूट गया। जब ये कंपाउंड टूट गया तो अलग हो गया यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। इसको लिखिए, दिस इज़ योर क्लोरीन रेडिकल। रेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डॉट, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे भी है और इस पे भी है। एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्ड में बंद थे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये जो इनके दरमियान जो बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड इस तरीके से टूट गया कि मिथाइल के पास, इस वाले के पास, इसको बोलते हैं मिथाइल रेडिकल, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल रेडिकल। बॉन्ड इस तरीके से टूट गया कि क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और मिथाइल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन होना, ये आप मानो कि ये बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक। अब ये सर्च में है, ढूंढ रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से मिलेगा। अब सोचो ना, आप जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा, थोड़ी ना कि एक मॉलिक्यूल दाखिल होगा, करोड़ों मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल दाखिल हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और यही क्लोरीन रेडिकल जो है ना, ये अब ढूंढेगा ओजोन को। कहाँ पे ढूंढेगा? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ही इसको ओजोन मिला, ओजोन देखा, इसने इससे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद बनाया एक ऑक्साइड, ये वाला ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे था ओजोन, अब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन का एक ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
अब अगर आप देखेंगे ना गौर से तो बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर तो क्या हुआ, रिएक्शन हो गई ना, तो क्या हो गया? नहीं नहीं, रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन हुई और रिएक्शन ने आपका ओजोन मॉलिक्यूल ख़त्म कर दिया। आप देख रहे हैं ना, राइट लेफ्ट साइड में तो आपके पास ओजोन था, ये वही ओजोन है जो ओजोन लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, लेकिन राइट साइड में ओजोन कुछ नहीं है भाई साहब। ओजोन यानी कि O3 मॉलिक्यूल ये गायब हो गया प्रोडक्ट साइड में। इसी तरह लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के जब रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, ठीक है ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें ClO में या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये ClO मॉलिक्यूल जो बना या जो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, क्या ये नहीं रोक सकता अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को? नहीं, ये नहीं रोक सकता, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें वो एबिलिटी है ही नहीं। तो रोकता तो ओजोन, लेकिन ओजोन तो अब दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आप तो अभी बोल रहे थे कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल की रीज़न से 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल ख़त्म होते, यहाँ तो एक ही हो रहा है। नहीं, अभी देखिए आगे पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखिए ये जो यहाँ पे बना ना क्लोरीन का ऑक्साइड, ये वापस रिएक्ट करेगा ओजोन से, छोड़ेगा नहीं यहाँ पे। अभी जो जितना ओजोन बचा है, ठीक है ना, जितना ओजोन बचा है, अब ये रिएक्ट करेगा कौन? क्लोरीन का काम था सिर्फ इनिशिएट करना, क्लोरीन ने बोला बस शुरू हो जा। अब देखो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ चेन रिएक्शन। अब ये ClO मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन के साथ ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ये याद रखिए, ये है यहाँ पे ओजोन। अब ओजोन के साथ रिएक्ट किया ना, इसने वापस बनाया वही क्लोरीन रेडिकल, वापस रीजनरेट किया, इसीलिए तो बोलते हैं ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ चेन रिएक्शन, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर से बना। अब देखो ना, ये 3 रिएक्शंस जो है ना A, B एंड C, ये साइकिल की शक्ल में काम करते हैं। ये क्लोरीन रेडिकल जो यहाँ बना ना, अब ये वापस ओजोन से रिएक्ट करेगा, जो अभी ओजोन बचा हुआ है, तो वहाँ से वापस मिलेगा ये वाला गैस ClO, तो ये वापस रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, तो ये वापस बनाएगा क्लोरीन रेडिकल। आप समझ रहे हैं ना कि ये कितना खतरनाक शतरंज है, ये कितना खतरनाक षड्यंत्र है। देखिए इसीलिए तो है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देता है, राइट। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अगर हम लोग अब भी ना संभले, वर्ल्ड लीडर्स को अकल ना आए, ठीक है, तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। ओके, तो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये है जी मेन रिएक्शन, यही है। इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन रेडिकल कैसे अटैक करता है, राइट। तो इसी चीज़ से हमारा जो ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, राइट। तो देखिए जी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आप याद रखिए, दीज आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, और इनका सोर्स भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो देखिए जी ये है जी आपके कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कल आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेंगे, भाई साहब बताओ कि कौन सा इनमें से है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको बोलते हैं शॉर्ट में CFCs भी। कल आप ऑप्शन में देखोगे CFCs, बोलोगे ये तो हमने देखा ही नहीं है। देखा तो है CFCs, इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ से आते हैं? रेफ्रिजरेटर से आते हैं। यूज़ करते हो ना घर में, सभी करते हैं। क्या उसको गिव अप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो ओजोन लेयर ख़त्म हो रहा है। एयर कंडीशनर यूज़ करते हो? करते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। सॉल्वेंट्स केमिस्ट्री वाले बहुत यूज़ करते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। हेलॉन्स फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते हैं, आज वैसे कम ही होते हैं यूज़, लेकिन होते तो थे यूज़। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़, सॉल्वेंट्स में यूज़, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडहेसिव्स में यूज़, एरोसॉल्स में यूज़, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सॉल्वेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सॉल्वेंट क्लीनिंग, सभी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है ऑलमोस्ट। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, दीज आर ऑल दी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और कहीं ना कहीं हम इनको यूज़ करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, राइट। तो ये है, ये आपको याद रखने हैं कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कैसे ओजोन इन चीज़ों की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से मिलता है क्या,
इन सभी चीज़ों की वजह से मिलता है या तो क्लोरीन या तो मिलता है ब्रोमीन। और वो क्लोरीन और वो ब्रोमीन क्या करता है वो हमने ऊपर रिएक्शन में ऑलरेडी देखा है। तो इफ़ेक्ट्स के बारे में क्या बात करेंगे, आप इफ़ेक्ट तो आप समझ ही गए होंगे। इस पे ओजोन लेयर के ख़त्म होने से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है। एनिमल्स की जो है उनका जो लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी सारा इफ़ेक्ट होता है, और इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट भी काफ़ी सारा होता है। इसीलिए तो आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन चुका है एनवायरनमेंट जो है काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। और अक्सर आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंस वहाँ कॉन्फ्रेंस, ये गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस एंड ऑल दैट, तो ये बातें चलती रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, राइट। और मैरीन लाइफ इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा कि कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक साइकिल की तौर पर एक एनर्जी का फ्लो होता है, राइट। और इसी सिस्टम में अगर कहीं पे एक लिंक ब्रेक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो ह्यूमंस की लाइफ भी इफेक्ट होगी। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस सूनर और लेटर। ओके, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, सब कुछ सही हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए जी, इंटरनेशनल एफर्ट्स काफ़ी होते रहते हैं ओजोन के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि सबसे पहली चीज़ जो हुई थी ओजोन को बचाने के लिए, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, मैंने आपको बोला इसको सर्च करें। उसके बाद रिसेंटली ही अभी एक इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। मानो एग्जाम में पूछा, ठीक है ना, फिर बोलोगे आप ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो ये दिस किगाली अमेंडमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके, एंड दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। दोनों चीज़ें आप आज सर्च करेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करेंगे और वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। दीज आर इंटरनेशनल एफर्ट्स दैट इज टू सेव द ओजोन लेयर, ओके। देखिए, हम ओजोन लेयर को बचा कैसे सकते हैं। एक तो हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन जो हम करेंगे नहीं। देखिए, हम वी शुड बी अवॉइडिंग यूजिंग पेस्टिसाइड्स। लेकिन अवॉइड कैसे करोगे, कोई तो अल्टरनेटिव होना चाहिए ना फार्मर के पास जो वो अवॉइड करेगा पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड को यूज़ करना। तो ये हमारी जैसी कंट्री में या हमारी जैसी कंट्रीज़ में जो कि अभी डेवलपिंग पाथ पे है, उनको काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको काफ़ी सारा इकोनॉमी चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, अब बताओ ये कैसे होगा, ठीक। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है मार्केट में जो कि रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक का, बाकी सारी चीज़ें, तो इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हमें कंप्लीटली प्रोहिबिट करना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, राइट। तो यही एक फैक्टर है जी, ओजोन लेयर अगर हम बचाना चाहते हैं तो यही चीज़ है, हमें एनवायरनमेंट पे काफ़ी ध्यान देना है, राइट। और इस पे जो है काफ़ी सोशल हमें मतलब अवेयरनेस कैंपेन भी चलानी है, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो रिसेंटली इन्होंने एक डिटेक्ट किया, एक CFC मैंने अभी बोला आपको, व्हाट इज CFC इज नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका एक अपना नॉमेनक्लेचर होता है, ये जो आप देख रहे हैं CFC11 इन्होंने बोला दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। इनको अभी पता ही नहीं था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने डिटेक्ट किया, बोला कि भाई ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 है ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है और उस सोर्स को ख़त्म करना है। तो कंटिन्यूस नीड फॉर विजिलेंस है, फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हमें देखना है, रिसर्च करना है कि और कैसे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें काफ़ी सारा, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था, काफ़ी सारा फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है जो हमें चाहिए, ओके, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ दे सकती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी तो वो कुछ कर सकते हैं ना। ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ठीक है सर, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करोगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, राइट। तो R&D जो है, रेफ्रिजरेटिंग, मैंने आपको बोला कि AC जो है ना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है। तो ये तो इतना सारा यूज़ होता है ना, मतलब हमारे घर में भी यूज़ होता है, कमर्शियली भी यूज़ होता है। तो रेफ्रिजरेटर का आप क्या अल्टरनेटिव दोगे, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना सीवियर है और कब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रेफ्रिजरेटिंग का कुछ अल्टरनेटिव लेके आएंगे,
ठीक है, तो जिससे हम क्या करेंगे, अपने ओजोन को बचाएंगे। ओके राइट, सो these are the some important things। ओके एंड ये भी है कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाना अगर है तो हमें पब्लिक डिस्कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एक चेन रिएक्शन यहाँ भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं लोग अगर अवेयर हो जाएंगे तो ये हमारे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा है जी एक SDG 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। उस SDG गोल में हमें कहते हैं कि टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। तो वो सारी कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो विच आर ऑन दोज कंट्रीज फॉर विच SDG इज बाइंडिंग, तो SDG 13 के हिसाब से भी सारी कंट्रीज को अर्जेंट एक्शन लेना है। अगर मैं एक अपनी कंट्री का लीडर हूँ, मुझे पता है इस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री से काफ़ी सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है, तो SDG से मैं बाइंडिंग हूँ कि मैं अर्जेंट एक्शन लूँ और इस चीज़ को कॉम्बैट करूँ ताकि ओजोन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो है काफ़ी सारा मैकेनिज़्म है हमारे पास, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो कितना इम्प्लीमेंट होता है वो देखने वाली चीज़ है। राइट, तो देखिए जी, लार्जेस्ट ओजोन होल जो है, ओजोन होल अब आपको पता है ओजोन होल का मतलब क्या है, वॉज रिकॉर्डेड ओवर द नॉर्थ पोल हैज़ नाउ हील्ड इटसेल्फ। कहते हैं कि अभी रिसेंटली रिसर्च में पता चला कि जो लार्जेस्ट ओजोन होल था उसने अपने आप को हील कर दिया है और वो क्लोज हो गया है। यहाँ पे होल का मतलब ये नहीं कि होल था तो अब बंद हो गया, नहीं, ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कम थी, अब वापस आ गई है अपनी कंसंट्रेशन में, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसा कि हील किया और बंद हो गया। और ये किन्होंने अनाउंस किया था, साइंटिस्ट ने अनाउंस किया था, जो मॉनिटर कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे इस होल को थ्रू एट कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम सर्विस, CAMS। मानो अगर एग्जाम में पूछा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा था। कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस है, वहीं पे ये लोग ट्रैक कर रहे थे इस ओजोन को, तो वहाँ पे इन लोगों ने ये पाया कि ओजोन लेयर जो है हील हो चुका है। कहाँ पे, ओवर द नॉर्थ पोल, ओवर द नॉर्थ पोल। ओके, तो ओजोन होल बिकेम द लार्जेस्ट वन रिकॉर्डेड इन द आर्कटिक। अभी आर्कटिक रीजन में क्या हुआ था, आप समझ रहे हैं ना, ये नॉर्थ पोल की बात हो रही थी। अब देखो भाई, आर्कटिक में क्या हुआ था कि ओजोन लेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इस रीजन में, ऑलमोस्ट 6,20,000 स्क्वायर माइल्स, 6,20,000 स्क्वायर माइल्स, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एरिया। तो ठीक, तो ये कहाँ पे देखा गया था, आर्कटिक रीजन में देखा गया था, और ये पॉसिबल हुआ था अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन से। सारा क्लाइमेटिक कंडीशन से ही होता है ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं तो ये चीज़ें तो होती है जी, तो इन्हें हमें देखना है, इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। एक और पॉइंट अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कवर्ड दैट, जो कि मैं अभी आपको बोल रहा था, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई साहब जो ओजोन होल था वो क्लोज हो गया है, लेकिन ये कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। आपने देखा होगा जो ही कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, काफ़ी सारी वीडियोस देखी का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोग बोल रहे थे देखो भाई एनवायरनमेंट हील कर रहा है। ऑफकोर्स एक ही टाइम पे इतना सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो एनवायरनमेंट तो हील करेगा, लेकिन ये देखा गया कि जो ओजोन लेयर हील हो गया अभी रिसेंटली, इसका कोविड-19 से कोई भी वास्ता है नहीं। इसका वास्ता है एक्चुअली द पोलर वोटेक्स से, ये याद रखिए। अब पोलर वोटेक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, इसमें हमें नहीं जाना है, पोलर वोटेक्स हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखिए कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दी पोलर वोटेक्स। आपको पता है कि एट द पोल्स वी हैव सम अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ whirling cone of low pressure over the poles, okay, that is strongest in the winter months due to the increased temperature in contrast between the polar regions and the mid latitudes such as the US and Europe। तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इन पोल्स पे एक वर्लिंग कोन ऑफ लो प्रेशर, या जिसको हम पोलर वोटेक्स भी बोलते हैं, ये क्रिएट होने की वजह से जो है ओजोन लेयर अपने आप को हील किया है उसने। ये कोई कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर दी हीलिंग ऑफ दी ओजोन। उसमें पहला ही ऑप्शन होगा कोविड-19 लॉकडाउन, तो आप आंख बंद करके वही ऑप्शन दोगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलर वोटेक्स, वही ऑप्शन दिया होगा और उसी ऑप्शन पे हमें टिक भी करना है जी। तो जी ये था आपका ओजोन लेयर।
ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ओजोन लेयर क्या चीज़ है, इसका डिप्लीशन कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इस बारे में, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।